हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे इश्क मासूम है का पार्ट 4। सामने जियान और अतीका खड़े थे। अतीका दुल्हन बनी रो रही थी। जियान के सामने हाथ जोड़ कहने लगी, खुदा के लिए जियान भूल जाओ मुझे, और जो हो रहा है वह होने दो। अतीका उसके सामने हाथ जोड़ के कह रही थी। जियान कहने लगा, अच्छी तरह सोच लो अतीका, जो तुम कर रही हो बर्बाद सिर्फ तुम और मैं नहीं होंगे, अलमीरा की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता ही नहीं हूँ। उसके साथ जिस तरह का रवैया रखूँगा ये तुम अच्छे तरीके से जानती हो। मोहब्बत हम एक दूसरे से करते हैं, शादी में अलमीरा से क्यों करूं? तुम भी दानिश के साथ खुश नहीं रह सकती। अभी भी वक्त है, मेरे साथ चलो, हम अभी सबको बता देते हैं। जियान की बातों ने जैसे मुझे आसमान से ज़मीन पर पटका था। जियान ने अतीका का हाथ पकड़ा तो वो घबराई। नहीं जियान, यह सब इतना आसान नहीं है। तुमने मुझसे ज़िद लगाने के चक्कर में खुद को भी बुरी तरह फंसा लिया है, और अलमीरा को भी। मुझे जेलस करवाने के लिए तुमने अलमीरा से मंगनी की ताकि मुझे अजियत दे सको। तुमने मेरी बहन से छोटी मोहब्बत का खेल क्यों खेला? बताओ मुझे, वह तुम्हें पसंद करने लगी है। जियान तुमसे मोहब्बत करती है, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए उसे कोई तकलीफ़ मत देना, उसका कोई कसूर नहीं है। अतीका की आंखों से आंसू बह रहे थे। जियान उसे ही ताज्जुब से देख रहा था, फिर तल्ख लहजे में बोला, अपनी बहन को बहुत फिक्र है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? क्यों ना करूं उसके साथ वो सब कुछ? अतीका, मैं उसका जीना दोभर करके रख दूंगा। अभी भी वक्त है, भाग चलते हैं यहाँ से, जो होगा देखा जाएगा। अतीका कहने लगी, नहीं, हरगिज़ भी नहीं, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मेरे घर वालों को बदनामी हो। जियान कहने लगा, मैं घर वालों की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी हरगिज़ नहीं दूंगा। फिर मैं इस छत से कूद कर जान दे देता हूँ। फिर तुम बहुत शौक़ से दानिश की दुल्हन बन जाना। उसे छत की बैरूनी दीवार के पास देखकर मेरी जान निकली थी, मगर कदम अपनी जगह जम गए थे। जियान, ये क्या कर रहे हो तुम? अतीका ने उसका हाथ पकड़ा था। वह उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे लगा कोई मेरी अक्ल से आगे की जानिब बढ़ा है। शायद दानिश भाई मेरे पीछे खड़े थे, क्योंकि वह तेज़ी से आगे बढ़े और जियान का बाजू पकड़कर उसे पीछे धक्का दिया, वरना शायद वो छत की दीवार पर चढ़ जाता। दानिश को देखकर दोनों ही हैरान हुए थे। जियान, तुम पागल तो नहीं हो गए? वो कहने लगा, हाँ, हो गया हूँ पागल। मैं अतीका से बहुत मोहब्बत करता हूँ दानिश भाई, और मुझसे वह भी मोहब्बत करती है। आपके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। अतीका नज़रें झुकाए रोए जा रही थी। दानिश भाई कहने लगे, तुम्हें अब ये सब याद आ रहा है जियान? अब दानिश भाई बहुत गुस्से में थे। वह कहने लगा, मैं अतीका को तभी कह चुका था जब आपकी मंगनी उससे हुई थी, मगर ये नहीं मान रही थी। कह रही थी हमारी कोई नहीं सुनेगा। अगर मैंने सबसे ये कह भी दिया मैं अतीका से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, तो सब रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, तीनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता उसे आपके साथ। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मैं मर जाऊंगा अगर ये मुझे नहीं मिली तो। मैं शायद उससे ज़्यादा सुनने का हौसला नहीं रखती थी, इसलिए उल्टे कदम वहीं से सीढ़ियाँ उतर गईं। मुझे अभी तक किसी ने नहीं देखा था। मरे मरे कदमों से मैं नीचे उतरकर अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मुझे लगा मैं अंदर से कहीं मर चुकी हूँ। अब बाहर बहस की आवाज़ें आ रही थी, मेरे ताया की, चचा की, मेरे वालिद वालिदा सबकी, लेकिन मुझे लगा मेरी समाअत खो चुकी है। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे। मेरी आंखें जैसे पत्थर की हो चुकी थी। एक आंसू नहीं बहा था, हालांकि दिल मातम कर रहा था, दहाड़े मार मार के रो रहा था। अलमीरा, प्लीज़ मुझे अपने आइसक्रीम दे, वो मुझे चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है। 7 साल जियान जैसे मेरे सामने खड़ा हुआ था। मुझे भी तो पसंद है, मैं क्यों दूँ? मैंने आइसक्रीम वाला हाथ पीछे किया था। दे दो ना, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्या? प्लीज़ दे दो। मैंने अपनी आइसक्रीम उसे दे दी। वो खुश हो गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आज तक उसे कभी इनकार नहीं कर पाई थी। लड़ाई में भी उसके कपड़े इस्त्री किए थे, वो भी बिना जलाए। क्या है जियान, रात के 2 बजे रहे, मैं पेपर तुम्हारा, मेरी जान क्यों खा रहे हो? मुझे क्यों फ़ोन किया है? मैंने गहरी नींद में चढ़कर जवाब दिया था, प्लीज़ अलमीरा मेरी जानी, मेरी चंदा बना दो ना। एक कप चाय पढ़ पढ़ के मेरा हलक खुश्क हो गया है, और मुझे पता था कि तुम इनकार नहीं करोगी, इसलिए तो तुम्हें कॉल की। मैंने कहा, अच्छा बना रही हूँ, ठीक 10 मिनट बाद सीढ़ियों में आकर ले आना। आधी नींद में मैंने उसे चाय बना कर दी थी। कभी ये नहीं सोचा कि क्यों दी थी, मना क्यों नहीं कर दिया। बस मंगनी से चंद महीने पहले जब वो इस्लामाबाद गया तब पता चला थी कि वो मेरे लिए क्या है, क्यों मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था, मेरी वालिदा रो रही थी।
मैं पत्थर बनी हुई थी। कहने लगी, ज़ियान अतीका को पसंद करता है, इसलिए इन दोनों की शादी हो रही है। मैं खाली खाली आंखों से अपनी माँ को देख रही थी, किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह। मेरी माँ कहने लगी, अपने कपड़े तबदल कर लो। सामने ड्रेसिंग टेबल से मुझे अपना सरापा शिकायत दिखाई दे रहा था। सुनो, बालों का जोड़ा बना देना, ज़ियान को बहुत पसंद है, और कलियाँ लगाना ना भूलना। उसे गुलाब में ज़्यादा कलियों की खुशबू पसंद है। और हाँ देखो, मेरा कलर बिल्कुल फेयर लगना चाहिए कि ज़ियान चाहकर भी मुझसे नज़र ना हटा सके। आज मुझे अपने शौहर के होश उड़ाने हैं। पारुल वाणी कहने लगी, अरे भाई, आप कितना बोलती हैं। आपके हस्बैंड तो पहले ही रात को आपकी बातें सुन सुन कर तंग आ जाएंगे। हाँ, तो बातें तो मैं बहुत करूँगी। लो मैरिज है हमारी, बड़े फ़ख्र से मैंने कहा था। मैं उठकर खड़ी हो गई। जब ताया अब्बा कमरे में आए, मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ चुकी थी। उससे पहले कि अपनी चूड़ियाँ उतारती, ताया अब्बा कहने लगे, अलमीरा मेरी बहू बनेगी। मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था। मेरी बच्ची लोगों की तरह तरह के सवालों का जवाब नहीं देगी। मैं किसी के मुंह से यह नहीं सुनना चाहता कि मेरी बच्ची दुल्हन बन के रह गई और उसे कोई बहाने नहीं आया। दानिश भाई कमरे में आए थे। अब्बा, खुदा के लिए मैं ये इम्तहान कभी नहीं दूंगा। अलमीरा से शादी नहीं कर सकता। उन्होंने साफ इनकार किया था। मैं अभी भी पत्थर बन देख रही थी। दानिश, हमारी इज्जत का सवाल है, दानिश भाई कहने लगे। यही बात कह कह कर आपने अपनी इन बातों का अंजाम भी देख लिया। आप क्या चाहते हैं? आप लोगों के फैसले की भेंट पहले अतीका चढ़ने जा रही थी, अब अलमीरा चढ़ जाए। मेरी माँ कहने लगी, नहीं, मेरी अलमीरा ऐसी नहीं है। वो अपने बाप की इज्जत ज़रूर रखेगी, उसे निकाह से इनकार नहीं होगा। लेकिन अगर आज मेरी बच्ची की शादी ना हुई तो फिर इस दहलीज पर कभी भी अलमीरा के लिए कोई नहीं आएगा। वो बिना किसी कसूर के बुरी बन जाएगी। प्लीज़ दानिश, मैं तुमसे मन्नत करती हूँ, मेरी बच्ची की इज्जत की चादर में ढाँप लो। मुझे लगा मैं कोई खिलौना हूँ। एक ने लेने से इनकार कर दिया तो ज़बरदस्ती दूसरे को थमा दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरे वालिद के सीने में दर्द शुरू हुआ था। उनका बीपी शूट कर गया था। जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका ट्रीटमेंट हुआ। जब वो वापस आए तो सब लोग हॉल पहुंचे थे। मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी। मेहमानों ने हमारे बारे में क्या सोचा क्या नहीं, मगर निकाह हम दोनों बहनों के हुए थे। अतीका का ज़ियान से, मेरा दानिश भाई से। अजीब सी शादी हुई थी हमारी। मेरी सारी सहेलियां मुझे पत्थर की मूरत बने देखकर हैरान थीं। कोई खुश नहीं था, सबके चेहरों पर उदासी थी। निकाह के बाद जल्दी ही रुखसती भी करवा दी गई। दानिश भाई का कमरा फूलों से सजा हुआ था। यकीनन ये सारी सजावट अतीका के लिए, और मैं कमरे में बैठी थी। मेरा दम घुट रहा था, अगला सांस नहीं आएगा। दानिश, समझने की कोशिश करो। इलियास की हालत देखी थी तुमने? क्या चाहते थे तुम? तुम्हारा चचा इस गम में मर जाता। मेरे ताया अब्बा दानिश भाई पर चिल्ला रहे थे। अब्बा, खुदा के लिए बस कर दे, मुझे अंडर प्रेशर लेना। आपको ज़रा भी अंदाज़ा है आप लोगों ने क्या किया है? जिन लोगों की बातों से बचने के लिए आप लोगों ने ये सब किया है, बातें उन लोगों ने अभी भी बहुत किए हैं। गलती ज़ियान और अतीका की थी और सज़ा आपने मुझे सुना दी। और आप चाहती क्या है? मैं कमरे में जाऊँ? नो, हरगिज़ भी नहीं। बेटा, कसूर तो उस बच्ची का भी कोई नहीं है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? अम्मी, मैंने ठेका तो नहीं ले रखा कुर्बानी देने का। एक कुर्बानी दे चुका हूँ, क्या ना वो काफ़ी नहीं? मैं गुमसुम बैठी सारी बातें सुन रही थी। दानिश, में कोई बहस नहीं सुनूंगा। वह अब तुम्हारी बीवी है। कमरे में जाओ। बाबा, आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर अलमीरा ने तुम्हारे गलत रवैये की शिकायत इलियास से की और मेरे भाई को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो तुम मेरा भी मरा हुआ मुँह देखोगे। ताया अब्बा दानिश भाई को धमकियाँ दे रहे थे। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था। मेरा दिल उछलकर हलक में आया था। बड़ी कुव्वत से दरवाज़ा बंद हुआ था। मेरी इतनी हिम्मत ना थी कि दानिश भाई की तरफ नज़रें उठाकर देखती। मैं अपनी जगह काँप के रह गई थी। सबसे पहले अपने हाथ पर पहनी हुई घड़ी उतारकर उन्होंने ज़ोर से ज़मीन पर फेंकी थी। मैं बुरी तरह से उछल गई। फिर दीवारों पर लगे गुलाब के फूलों को बेदर्दी से उतारकर फेंकने लगे। कमरे की सारी सजावट उन्होंने बर्बाद करके रख दी थी। आंखें गुस्से के मारे सुर्ख हो गई थी। सांस फूला हुआ था। मुझे बिना देखे कहने लगे, उठो यहाँ से। आज के बाद मेरे बेड पर बैठने की कोशिश मत करना। कमरे में कोई सोफ़ा नहीं था जहाँ मैं सो सकती। मैं उठकर खड़ी हो गई। बेड पर फूलों की पत्तियों से हार्ट बना हुआ था। उन्होंने चादर उठाकर ज़मीन पर फेंकी थी और तकिया दुरुस्त करके अपनी शेरवानी उतारकर एक तरफ फेंकी और लेट गए। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, मैं कहाँ लेटूंगी? मेरी बात सुनकर कहने लगे, मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ, जहाँ जी चाहे लेटो। बड़ा सख्त लहजा था। मैंने कहा, मेरा क्या कसूर है? मेरा ये कहना था कि उठकर बैठ गए।
दहाड़ते हुए बोले, क्यों मुंह में ज़ुबान नहीं थी तुम्हारी? जब तुम्हारी बड़ी बहन ने इनकार कर दिया तो तुम भी कर देती ना, क्यों चुपचाप बैठी रही? क्या समझ रखा है तुम दोनों बहनों ने मुझे? अपने हाथ का खिलौना, एक टुकड़ा देगी, दूसरी मेरी बीवी बन जाएगी। मैं तुम्हें बेजान मुजस्सिमा नज़र आता हूँ। मेरे बाप ने तो मुझे इंसान ही समझना छोड़ दिया है, एक कुर्बानी का बकरा समझ लिया है। जब दिल चाहा, जहाँ दिल चाहा ज़बह कर दो। मैंने कहा कि जो कुछ ज़ियान और एतिका ने किया है, तकलीफ़ मुझे भी हो रही है। वह कहने लगे, इस वक्त मेरा दिमाग घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ये ना हो कि मैं तुम्हारे मुँह से बहुत कुछ सुन लूँ। मैंने एक नज़र कमरे की तरफ दौड़ाई, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं लेट सकती। मैंने कहा, ठीक है, मैं फिर बाहर चली जाती हूँ, अगर मेरी मौजूदगी से आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है। उससे पहले कि मैं कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ती, वो बेड से खड़ा हुआ और मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने मुकाबिल खड़ा कर चुका था। कहने लगा, नया तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना तमाशा तुम्हारी बहन ने लगाना था लगा लिया। क्या समझती हो तुम, आज की रात मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने का मूड में हूँ। ये तुम्हारा ये रूप मुझे पागल कर देता है। हो क्या तुम? कभी अपने रंगत पे गौर किया है तुमने? ये बनावटी खूबसूरती दिखाकर तुम क्या समझती हो मेरा दिल जीत लोगी? ये आर्टिफिशियल जोड़ा, ये इतना मेकअप थोपने के बाद भी तुम अतीका जैसी नहीं बन सकती। अगर तुम इतनी हसीन होती ना अलमीरा, तो ज़ियान कभी भी अतीका की तरफ नहीं बढ़ता। जितना तुम उसके आगे पीछे घूमती थी, मोहब्बत तो तुमसे करता। मैंने तो कभी तुम्हें इस नज़र से देखा तक नहीं। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ झटके से पूरा छोड़ा था। जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो और अपने असल रूप में आ जाओ तो बेहतर है। रही बात कि तुम सोओगे कहाँ, तो ये ज़मीन नज़र आ रही है ना तुम्हें? मेरी नज़र में तुम्हारी इससे ज़्यादा औकात नहीं है, और अगर बाहर जाकर तुमने कुछ भी बताया और उसकी वजह से तुम्हारे बाप को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार तुम होगी। समझ आई ना? कमरे से बाहर जाने से पहले अच्छी तरीके से सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है। ये कहकर वो दोबारा से तकिया दुरुस्त करके लेट चुका था। लाइट की बटन भी बंद कर दिया था। कमरे में गुप्त अंधेरा हो चुका था और मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही अंधेरा छा चुका है। इतनी जलील आज तक मैंने कभी किसी के मुंह से अपनी नहीं सुनी थी। अगर मेरी रंगत अतीका जैसी गोरी नहीं थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? शायद 27 का हक उस खूबसूरत लड़की को ही होती है। जैसी आम शक्ल वो सूरत लड़कियां सिर्फ दिल लगे के सामान ही बनती हैं, या बेवक्त ज़रूरत का। जिसका जी चाहिए वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, जैसे ज़ियान ने किया। मोहब्बत उसे अतीका से थी और उसे जेलस करवाने के लिए मंगनी मुझसे करी। प्यार भरी बातें मुझसे करने लगा। क्या मैं उसके लिए एक खिलौना थी, या ये निकाह होने के बाद एक खोखली सी लकड़ी की सीढ़ी पे चढ़कर वो अतीका को हासिल कर लेता और जब मेरी ज़रूरत नहीं रहती तो लात मारकर मुझे गिरा देता? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब इस शख्स ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो दानिश भाई से क्या उम्मीद रखती? ज़ियान के पसंदीदा लिबास में मैं मौजूद थी और उसी लिबास उसी ने पसंद किया था, इसीलिए दम कुछ ज़्यादा घुट रहा था। चुभन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। लग रहा था अगर कुछ देर उसको लिबास को पहने रखा तो शायद इसके अंदर से कांटे निकलकर मुझे जख्मी करने लगेंगे। मैंने अलमारी खोली, सारे कपड़े अतीका के रखे हुए थे। मैंने एक सादा सा लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। अपने सारे जेवरात उतार कर एक तरफ रख दिए। अच्छी तरीके से अपना मेकअप उतारा और फिर अपनी गुंदरनी रंगत को बड़े गौर से देखने लगी। अपना आप मुझे कभी भी इतना बदसूरत नहीं लगा था जितना आज लग रहा था। लाओ तुम्हारे चेहरे पर उपटन लगा दूं ताकि तुम्हारी इस काली कलोटी रंगत पर कुछ तो फ़र्क आए। ज़ियान का जुमला जैसे मुझे दोहरी अजियत में मुब्तला कर गया था। मैं तो उसकी बातों को मजाक ही समझ रही थी, लेकिन मजाक तो नहीं था बल्कि वो मुझे मजाक बना चुका था। मैं फूट फूट कर रोई थी, यहाँ तक कि मेरी सिसकियाँ पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी। अब मैं जानती थी कि कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहे क्यों रो रही हो। काफ़ी देर तक मैं रोती रही। अपने कपड़े उतार के एक तरफ रख दिए। शावर के नीचे खड़ी हो गई। अपने वजूद से उसके लिए कई कपड़े एहसास तक खुद से हटा देना चाहती थी। उसने मुझे मेरे ही नज़रों में गिरा के रख दिया था। क्या सोच रखा था उसने? अतीका को जेलस कराने के लिए जो चाहेगा उसे करता चला जाएगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काफ़ी देर शावर के नीचे खड़ी रोती रही, फिर अपने कपड़े बदल कर बाहर आ गई। दानिश भाई अभी भी सोए नहीं थे, करवटें बदल रहे थे। मैं चुप करके दूसरी तरफ गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने ज़मीन पर तकिया रखकर लेट गई। आंखों में शदीद जलन का एहसास था। हालांकि मुझे लगा था कि रात भर नींद नहीं आएगी, लेकिन कमबख्त नींद सुली आने ही तो थी, इसलिए सो ही गई। ये तो फिर भी ज़मीन थी। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं ज़ियान के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मैं उसे उस काबिल समझती ही नहीं थे कि उसके बारे में सोचूं। मैंने आंखें बंद कर जितनी सूरतें आती थी सारे पढ़ने लगी।
ये दुआ करने लगी कि मुझे नींद मेहरबान हो जाए और ऐसी हो कि मैं कभी न जागूं, हमेशा के लिए नींद से सो जाऊं। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई थी, लेकिन मैं चाहकर भी उठ नहीं पाई। शायद बुखार हो गया था। 1 दिसंबर का महीना, उस पर रात को ठंडे पानी से नहा गई थी। शायद इसलिए बुखार हो गया था। लेकिन दानिश भाई ज़रूर बड़बड़ा के उठ बैठे थे। दानिश, बाहर से आवाज़ आई, जी अम्मी आ रहा हूँ। दानिश भाई ने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। उठो, तुम्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ नहीं आई? मुझसे आंखें नहीं खुल रही थी। कहने लगा, तकिया ऊपर रखो और जाओ जाके दरवाज़ा खोलो। मैं तब भी लेटी रही। कहने लगे, अलमीरा, तुम्हें समझ नहीं आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। उसने बाजू से पकड़कर मुझे एकदम खड़ा किया था और मुझे लगा मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। उसने मेरा तकिया उठाकर ज़ोर से बेड पर फेंका और खुद अपने कपड़े अलमारी से निकालकर वॉशरूम में चला गया। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई थी। मुश्किल से मैंने दरवाज़ा खोला। ताई अम्मा कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, नहीं, बस सर में दर्द है। उन्होंने अपने हाथ की पुश से मेरे माथे पे हाथ रखी। कहने लगी कि तुम्हें तो बहुत बुखार है। मैंने कहा, हो गया होगा, पता नहीं। कमरे की बिखरी हालत देखकर कहने लगी, दानिश ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं था? रात को वो गुस्से में बहुत था। मैंने कहा, नहीं ताई अम्मा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर कमरे की तरफ इशारा करने लगी। जहाँ फूल बिखरे पड़े थे हर चीज़ तहस नहस हुई थी। मैंने कहा, जाहिर सी बात है, कमरे की सजावट मेरे लिए तो नहीं था, और इसके लिए की गई थी तो गुस्सा तो आना था। चीज़ों पर ही गुस्सा निकाला है, मुझ पर नहीं। फिर उन्होंने एक सुकून का सांस लिया था। कहने लगी, अतीका और ज़ियान ने बहुत गलत किया। मैंने कहा, ताई अम्मा प्लीज़ कोई और बात करें। कहने लगी, अच्छा आओ, मैं तुम्हें नाश्ता करवा दूँ। बस मुझे ये फिक्र थी कि कहीं दानिश ने तुम्हें ना बातें सुना दी हो। अब मैं क्या कहती? उसने मुझे कौन सा आईना दिखाया है? ऐसा आईना जिसे मैंने सबसे ज़्यादा बदसूरत हूँ। ताया अब्बा भी बाहर आए थे। मैंने सर पर दुपट्टा लिया। उन्होंने मेरे सर पर प्यार दिया। कहने लगे, इसे अपना ही घर समझना मेरी बेटी, बहुत प्यारी है, सबसे ज़्यादा अच्छी है। ये कहकर मेरे माथे पर बोसा दिया था। मेरा सर अपने कंधे पर रखा था। बहुत मुश्किल से मैंने नाश्ता किया, फिर बुखार की मेडिसिन भी खा ली, चाय भी पी ली। मैंने कहा, ताई अम्मा, मैं अम्मी के पास चली जाऊं थोड़ी देर के लिए, पता नहीं उनका रो रो के क्या हाल हुआ होगा। कहने लगी, हाँ बेटा, चली जाओ। मैं मरे मरे कदम उठाते हुए नीचे पहुंची थी। मेरी माँ सहन में ही बैठी हुई थी, सोफे पर आंसू साफ कर रही थी। मुझे देखकर खड़ी हो गई। मैं बिल्कुल चुपचाप उनके पास आई। मैंने कहा, बाबा की तबीयत कैसी है? कहने लगी, दवाइयों की ज़ेरे असर सो रहे हैं। फिर मुझसे कहने लगी, बेटा तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहने लगी, तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा। मैं चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पाई। मैंने कहा, ऐसे ही सर में दर्द है बस। आपसे मिलने आई थी कि आप परेशान होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा उठेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, उनसे मिलने भी आऊँगी। कहने लगी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं वापस ऊपर आई तो दानिश डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। एक नज़र मुझ पर डाली और गुस्से से मुलाजिमा को बुलाने लगा। कहने लगा, हमारे कमरे की बिखरी हुई चीज़ों को ठीक कर दो, सफाई कर दो। ताई अम्मी कहने लगी कि बेटा थोड़ी देर आराम कर लो, तो फिर वलीमे के लिए भी तैयार होना है। यह सुनकर दानिश का निवाला हाथ में ही रुका था। कहने लगा, अम्मी मैं रात को कहीं नहीं जाऊंगा। लोग पूछेंगे तो कह दीजिएगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? क्या लोगों के सामने मैं जलील करवाना चाहते हो? कहने लगा, बस थक चुका हूँ, इससे ज़्यादा आजमाइश नहीं दे सकता। कह दीजिएगा बहुत बीमार था, चलने फिरने के काबिल नहीं था, इसलिए नहीं आया। कोई और भी तो बहाना लगा दीजिएगा। ये कहकर वो चला गया। मेरी ताई अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे, जो मुझे ही साफ करने पड़े। कहने लगी, अच्छा नहीं क्या मेरे बेटे ने बचपन से इस लड़के के ख्वाब देखे थे, कितने मान से रिश्ता मांगा था, उसी वक्त इनकार कर देती। जब यही सब कुछ करना था तो पहले ही कर लेते, कम से कम जग रुसवाई तो ना होती। ज़िंदगी को एक तमाशा बना के रख दिया इन दोनों ने। आग लगे ऐसी मोहब्बत को, भाड़ में जाई ऐसी मोहब्बत, जो पूरे ख़ानदान को इज्जत का जनाजा निकाल कर हासिल किया जाए। कितनों के दिल टूटने के बाद अगर वो दिल जुड़ भी गया तो क्या फ़ायदा ऐसे दिलों के जुड़ जाने का। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलाप नहीं होता, ख़ानदानों का मिलाप होता है। मेरे बेटे का दिल तोड़ के रख दिया। ऐसा तो कभी नहीं था। वो ज़िंदगी भर से भरपूर था, हर रिश्ते का एहतराम करता था। कितने ख्वाब सजाए थे उसने, सबको तोड़ के रख दिया। किसी के बारे में नहीं सोचा इन दोनों ने। मुझे अतीका से तो ये उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन उसने भी एतराफ़ किया कि वो भी ज़ियान से मोहब्बत करती है।
एक साथ यूनिवर्सिटी आते थे जाते थे, वहीं से एक दूसरे को पसंद करने लगे। हमें तो यही लगा कि 1 साल छोटा है अतिका से, दोनों एक दूसरे के साथ बहन भाइयों की तरह रहते हैं। फिर बचपन से ही तुम्हारी वालिदा ने और मैंने ये बात तय कर ली थी कि अतिका से हमारे घर की बहू बनेगी, और वो भी ये बात जानती थी। यूं ही तो हर साल मैं उसके लिए स्पेशल ईदी के लिए लेकर नहीं आती थी, हर बार ईद का जोड़ा देती थी। दिल में उसके लिए कुछ अलग सा था, तभी देती थी ना। कुछ नहीं बताया उसने भी, पता नहीं अपने दिल कैसे बदल लिया। ये बात तो मैं भी जानती थी कि बचपन से ताई अम्मा अतिका को खास अहमियत देती थी, और अफशीन की भी अतिका से बहुत गहरी दोस्ती थी। अगर दिल बदल गया था तो अफशीन को ही बता देती, मैं बहन थी, मुझसे बात कर लेती। दोनों ने ही नहीं बताया, शक तक नहीं होने दिया। ताई अम्मा के मुंह से ये बात भी पता चल गई कि रात को दानिश भाई को लगा था कि सिर्फ ज़ियान ही अतिका से मोहब्बत करता है और अब उसे ब्लैकमेल करके शादी कराना चाहता है। उन्होंने खुद अतिका से पूछा था, सबके सामने उसने एतराफ़ किया था कि वो भी उससे मोहब्बत करती है। उसके बाद दूसरा साल दानिश भाई ने नहीं पूछा। सब बड़े वहीं पर मौजूद कह रहे थे कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों को पहले बताना चाहिए था। अब जिस तरह से बात तय हुई है वैसी ही होगी। लेकिन दानिश भाई ने कहा, नहीं, ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, आप उसकी शादी ज़ियान से ही करवा दें। ज़ियान से ना भी हुई तब भी मैं नहीं करूँगा। एक दूसरे को ये मोहब्बत करते हैं, बेहतर है कि ज़िंदगी एक दूसरे के साथ ही गुजारें। रात को वलीमा था और मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं ना जाऊँ। मुझे बुखार भी था, लेकिन फिर भी मैं इनकार नहीं कर पाई। तैयार भी हुई, ताई अम्मा और ताया अब्बा के साथ हॉल में भी चली गई जहाँ पहले से वो दोनों बैठे थे। कोई परवाह ही नहीं थी उन्हें किसी की, मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। मुझे देखकर अलबत्ता अतिका के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी। मैं अकेली ताई अम्मा के साथ चलते हुए स्टेज पर आकर अतिका के बराबर में बैठ गई। मेरी माँ दानिश का पूछने लगी। ताई अम्मा कहने लगी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, सर में बहुत दर्द है, बुखार था, इसलिए नहीं आया। दूसरा सवाल तो मेरी माँ ने भी नहीं किया। मैं चुपचाप किसी पत्थर के मुजस्समे की तरह बैठी थी। ऐसा भी कौन सा दर्द था कि वलीमे पर ही ना आए। ज़ियान बोला था, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुप बैठी रही। बहुत से रिश्तेदार मेरे पास आए, दानिश का पूछने लगे। मैंने यही कहा कि उन्हें बुखार था इसलिए नहीं आए, तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अतिका को तरफ देखा ही नहीं, बस नज़रें झुकाए बैठी रही। हालांकि मैं जानती थी कि वो मुझे ही देख रही हैं। उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई हैं, मुझसे बात भी करना चाहती होंगी, लेकिन मैं नहीं बोली, चुपचाप रही। वो वलीमा ख़त्म होते ही ताई अम्मा के साथ ही वापस भी चली गईं। चंद रोज़ बाद ही ज़ियान और अतिका ऊपर आए थे। उन्हें ऊपर के पोर्शन में देखकर मैं कमरे में चली गई। ताई अम्मी और ताया अब्बा से माफ़ी मांग रहे थे। खुदा के लिए हमारी इस छोटी सी गलती को माफ़ कर दें। कोई भी हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा। अब आपकी बात तो सब मानते हैं, आपसे कहें ना कि हमें अपने साथ रवैये ठीक रखें। ताया अब्बा कहने लगे, तुम लोगों ने जो कुछ किया है कुछ तो वक्त लगेगा, लेकिन वह लोग हाथ जोड़कर मन्नत समाजत कर रहे थे। ताया अब्बा ने ही सबको बुला कर ये कहा, जो होना था हो गया, इसलिए बच्चे तो ये हमारे हैं, सब लोग अपना रवैया इनके साथ ठीक रखें। लेकिन मेरी चच्ची के माथे पर बल पड़े हुए थे। दानिश तो सब में बैठा ही नहीं था, ना किसी की बात सुनी ना कोई जवाब दिया, लेकिन मुझे ताई अम्मा के साथ वहीं बैठना पड़ा। मैंने एक नज़र भी ज़ियान और अतिका की तरफ नहीं डाली थी, इतनी हिम्मत नहीं थी, खुद को मज़ीद अजियत में नहीं डाल सकती थी। बहरहाल जब मैं ऊपर कमरे में आई तो दानिश अपनी अलमारी से शर्ट निकालकर बेड पर फेंक रहा था। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? कहने लगा, इसको इस तरह से तय लगाते हैं, ज़रा सा तरीका सलीका नहीं है तुम्हें। ये अपना उरूसी लिबास देखा है तुमने, बिना हैंगर के डाला हुआ है अलमारी में। देखो, मैं तुम्हें अगर बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तो मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। मैंने कुछ नहीं कहा, उरूसी लिबास उठाया और वैसे ही नीचे चली गई, सीधा चच्ची के पोर्शन में। मुझे देखकर चच्ची कुछ हैरान हुई थी। हाथ में वही उरूसी लिबास देखकर मैंने ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने कहा, चच्ची, ये ज़ियान को दे दीजिएगा, उसी का पसंद का था, उसे कहिएगा कि अपनी बीवी को पहना दे, मुझे ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त अतिका कमरे से बाहर आई थी, मेरी बात भी सुन चुकी थी और ज़मीन पर पड़ा उरूसी लिबास भी देख चुकी थी। ये कहकर मैं ऊपर का ज़ेना चढ़ गई। चच्ची मुझे पुकारती रह गई, अलमीरा मेरी बात तो सुनो, जा कहाँ रही हो? जब मैं वापस कमरे में आई तो दानिश कमरे में नहीं था, अलबत्ता पूरी अलमारी ज़मीन पर पड़ी हुई थी, सब कुछ वो बिखर चुका था। मैंने ताई अम्मा से पूछ कर उसके सारे कपड़े तरीके और सलीके से अलमारी में रखे थे।
उसके बाद किचन में आ गई। ताई अम्मा कहने लगी, तुम क्या करने आई हो, जाओ जाकर बैठो। मैंने कहा, बैठ कर क्या करूँगी, आप बताएं क्या बनाना है, मैं पका लेती हूँ। ताई अम्मा के साथ मिलकर ही मैंने खाना बनाया था, लेकिन पहली बार बनाया था, इसलिए कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो गई थी और वो मुझसे होती थी, मेरे अख्तियार में नहीं था। खाने का पहला निवाला लेते ही दानिश कहने लगा, अम्मी खाना किसने बनाया है? ताई अम्मा कहने लगी, अलमीरा ने बनाया है, मुझसे पूछ के ही बनाया है। दानिश ने निवाला प्लेट में फेंक दी, कहने लगा, खुदा का वास्ता है, एक रात की रोटी खानी होती है मुझे घर पर, अगर आपको इतनी भारी लग रही है तो बता दें, मुझे, मैं बाज़ार से खा लिया करूँगा। अपनी बहू के तजुर्बे मुझ पर मत करवाया करें। खाना छोड़कर वो कमरे में चला गया। ताई अम्मा कहने लगी, छोड़ो, वैसे गुस्से में है, तुम खाना खाओ। मैंने कहा, नहीं, बस पेट भर गया है, मैंने बस 2 ही निवाले खाए थे, तीसरा हलक में उतरने को तैयार नहीं था। मैंने भी खाना वहीं छोड़कर मैं किचन में आ गई। सिर्फ चंद ही बर्तन सिंक पर पड़े थे। मैंने नल खोला और रोने लगी। मुझे अपना कहीं भी कोई भी कसूर नज़र नहीं आ रहा था। जिनका कसूर था वो तो बड़े खुश थे, बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं यहाँ पर उस शख्स को हिचक-आमेज़ रवैये बर्दाश्त कर रही थी जो मेरे लिए भी बिल्कुल गैरहम था। अगर दानिश भाई को मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो मुझे कौन सी उनसे मोहब्बत थी? अगर उन्होंने मुझे सारी ज़िंदगी इस नज़र से नहीं देखा था तो मैंने कौन सा देखा था? मैं तो हमेशा बड़ा भाई समझती थी, इस नज़र से देखती रही थी। अगर वो एक अज़ियत से गुज़र रहा था तो मैं भी तो दोहरी अज़ियत से गुज़र रही थी। क्यों नहीं नज़र नहीं आता था? जो उनके साथ हुआ था वो मेरे साथ भी हुआ था। अगर उन्हें लगता था कि अतीका ने धोखा दिया है तो ज़ियान ने कौन सी मेरे साथ कम की थी? क्या नहीं किया था? मैंने भी तो बहुत कुछ सोच लिया था। फिर उन्हें अपना ही गम क्यों लग रहा था? मेरी अज़ियत और तकलीफ़ क्यों नज़र नहीं आ रही थी? मैं ये नहीं कहती कि मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहें, जैसे रहने का हक़ है, लेकिन कम अज़ कम अतीका का बदला मुझसे मत लें। मेरा क्या कसूर था? अगर ये सब कुछ ना होता तो ज़ियान की शादी मुझसे हो जाती, तब भी वो मेरे साथ ये सब कुछ करता जो दानिश भाई कर रहा था, क्योंकि उसका मकसद भी अतीका का बदला मुझसे लेना था और दानिश भाई भी यही कर रहा था। मुझे भी तो पता चलता कि मैं अतीका की गलती की सज़ा क्यों काट रही हूँ। कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता? किचन के सारे बर्तन धोने के बाद भी मैं किचन के गोल मेज़ के सामने ही बैठी रही। रात के 1 बजे कमरे में गई थी, तब तक दानिश सो चुका था। ज़मीन पर लेट गई। चंद दिन बाद मेरी माँ ने मुझे नीचे बुलाया था। मैं नीचे गई तो अतीका और ज़ियान मौजूद थे, आपस में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। मैं सीधा अपनी माँ के पास गई। जी अम्मी, आपने बुलाया था? मुझे कहने लगी, हाँ बेटा, दानिश नहीं आया। मैंने तो उसे फ़ोन किया था कि आज का खाना यहाँ पर खाना है। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना, मैं ऊपर ताई अम्मा के साथ खा लूँगी। मैं अभी बात ही कर रही थी जब अतीका भी किचन में आ गई। उसे देखकर मैंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया था। मेरी माँ कहने लगी, अरे बेटा, दानिश ने, तुम कहा था मुझसे कि वो आएगा। मैंने कहा, ठीक है, वो आएगा तो खा लेगा, लेकिन मुझे नहीं खाना, मैं ताई अम्मा के साथ ही खाऊंगी। और खुदा के लिए, जब आपकी बड़ी बेटी यहाँ आई तो वो मुझे मत बुलाया करें। अतीका मुझसे कहने लगी, ये किस लहजे में बात कर रही हो? मैंने फिर भी उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। अम्मी, मैं जा रही हूँ। लेकिन अतीका ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, अच्छा, मैं तुमसे माफ़ी मांग लेती हूँ अलमीरा, लेकिन खुदा के लिए इस तरह से तो रिएक्ट मत करो, मैं बहन हूँ तुम्हारी। मैंने कहा, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। मेरा लहजा सख्त था, लेकिन उसने आगे बढ़कर मुझे गला लगाना चाहा, लेकिन मैंने उसके सीने पर हाथ रख के पीछे धकेल चुकी थी। शायद वो गिर जाती, लेकिन ज़ियान उसे संभाल चुका था। मैंने कहा, आज के बाद समझ लो कि मर गई तुम्हारी बहन। ज़ियान कहने लगा, ओ शट अप, किस बात की अकड़ है तुम्हें? क्या समझती हो तुम खुद को? ये अतीका के तरफ के तुम्हें गले लगा रही है, पिछले सारी बातें भुलाने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा, मैंने कब कहा कि इस ज़र्फ़ दिखाया? जैसा ज़र्फ़ तुम दोनों ने दिखाया है ना, अपने इस ज़र्फ़ के साथ अपने घर में खुश रहो। मेरे पास आने की या मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। कहने लगा, मुझे पता है तुम्हें आग किस चीज़ की लगी हुई है। तुम्हारे अंदर हसद है और हसद कभी ख़त्म नहीं होती। तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें छोड़कर मैंने अपनी मोहब्बत को क्यों पा लिया। मैंने कहा, माय फुट मिस्टर ज़ियान, जूते की नोक पे रखती हूँ मैं तुम्हें भी और तुम्हारी मोहब्बत को भी। वह कहने लगा, वही तो नहीं कर पा रही हो तुम, बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना तुमसे। यह कहकर उसने अतीका के कमर पे हाथ रखकर उसे अपने करीब किया था। कहने लगा, देखा नहीं जा रहा है तुमसे ये सब कुछ, इसलिए मुंह से आग उगल रही हो। मेरा जी चाहा मैं उस शख्स को गला दबा दूं, उसे जान से मार डालूं, लेकिन मैं सीढ़ियां चढ़कर आ गई।
मैं नहीं जानती थी कि दानिश आ चुका है। मैं अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। दानिश अपने गीले बालों को साफ़ कर रहा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए थे। मेरे पास आ गया, कहने लगा, क्या हुआ, ऊपर क्यों आ गई, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहने लगा, फिर ऊपर क्यों आ गई? दावत है ना नीचे तुम्हारी, जाओ जाकर एंजॉय करो अपनी बहन और बहनोई के साथ। मैंने कहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वॉशरूम जाना चाहती थी ताकि अपना मुंह धो सकूं, लेकिन वो बाजू पकड़कर मुझे दीवार के साथ लगा चुका था। इतने आंसू क्यों बह रहे हैं तुम्हारी? ज़ियान को देखकर तकलीफ़ हो रही है ना? मुझे ज़ियान की जगह देखकर ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़े, मुझे भूख लग रही है, मुझे बाहर जाना है। कहने लगा, मेरी बात का जवाब दो, ज़्यादा तकलीफ़ किस बात की हो रही है? मुझे ज़ियान की जगह देखकर। मैं अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब कर चुका था। जवाब तो अलमीरा, जवाब सुने बगैर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रोना किस बात पर आ रहा है? वो बहुत गुस्से से दांत किचकिचाकर बोल रहा था। मैंने अगले ही लम्हे। अब आगे की कहानी अगली वीडियोज़ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।